दोस्तों आज हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को समझाने के लिए आपके सामने एक हम एग्जांपल ले रहे हैं कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें 3 स्फीयर्स ए बी सी हैं। तीनों स्फीयर्स का जो साइज है वो सेम है और एक स्फीयर डी है जो कि सेम साइज का है लेकिन वो सिस्टम से बाहर है। आप देख सकते हैं कि सिस्टम के जो 3 स्फीयर्स हैं ए बी सी, उन पे जो चार्जेज हैं 8 कूलम, 20 कूलम और सी जो है न्यूट्रल है, उस पर 0 कूलम चार्ज है। मेरा सवाल है कि यहाँ पे सिस्टम का नेट चार्ज कितना है। तो आप देख सकते हैं सिस्टम का टोटल चार्ज इज इक्वल टू ए का 8 कूलम, बी का 20 कूलम और सी का 0 कूलम। आप देख सकते हैं ये इक्वल में होगा 28 कूलम। ठीक इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे फिगर नंबर 2 में। फिगर नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि आप यहाँ पे देखिए कि बी के पास 20 कूलम चार्ज है और सी के पास 0 कूलम। दोनों बॉडी को हम लोग टच करा देते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को टच कराएंगे तो दोनों सेम चार्ज शेयर कर लेगा। तो 20 कूलम में दोनों के पास 10 कूलम हो जाएगा। तो यहाँ पे बी का चार्ज हो जाएगा 10 कूलम और यहाँ पे सी का चार्ज हो जाएगा 10 कूलम और ए का चार्ज जैसा 8 कूलम यहाँ पर है वैसा ही यहाँ पर भी इसका चार्ज 8 कूलम रहेगा। तो अब बताइए कि अब यहाँ पे सिस्टम का इस केस में फिगर 2 में टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज आप देख सकते हैं 8 कूलम प्लस 10 कूलम और प्लस 10 कूलम, तो ये टोटल चार्ज हो जाएगा 28 कूलम। फिर अब आगे हम क्या करेंगे कि अब ए और बी को आपस में टच कराएंगे, कांटेक्ट कराएंगे। तो ए और बी को जब टच कराएंगे तो 8 कूलम और 10 कूलम, आप देख सकते हैं ए और बी को जब आप टच कराएंगे तो 8 कूलम और 10 कूलम इस दोनों चार्ज में इक्वल शेयरिंग हो जाएगा। तो 18 कूलम में 9 कूलम दोनों को होगा। तो इस पे चार्ज हो जाएगा 9 कूलम, इस पे चार्ज हो जाएगा 9 कूलम और सी का चार्ज जैसा पहले से 10 कूलम है वैसा ही यहाँ पर भी 10 कूलम रहेगा। अभी इस केस में भी आप देख सकते हैं टोटल चार्ज 9 कूलम प्लस 9 कूलम और प्लस 10 कूलम, टोटल चार्ज आप अभी भी देखेंगे कि 28 कूलम आया। लेकिन आप देख सकते हैं फिगर 1 में भी टोटल चार्ज 28 कूलम है, फिगर 2 में भी आप देख सकते हैं टोटल चार्ज सिस्टम का 28 कूलम है, फिगर 3 में भी आप सिस्टम का टोटल चार्ज देख सकते हैं 28 कूलम है। लेकिन सिस्टम से बाहर का एक ऑब्जेक्ट है डी। अगर इस बाहर के ऑब्जेक्ट डी को हम सी के साथ टच करा देंगे, जो कि सिस्टम का ऑब्जेक्ट सी है और डी सिस्टम से बाहर का है, तो जब ही टच कराएंगे तो दोनों 8 कूलम शेयरिंग कर लेंगे। तो सी पे जब 8 कूलम होगा तो 8 और 9 टोटल हो जाएगा 26 कूलम, जिसके कारण जो हमारा टोटल चार्ज जो कि शुरू से आप देख सकते हैं कि कांस्टेंट रह रहा है, ये अब कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। इस एग्जाम्पल से देखिए हम लोगों ने क्या सीखा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ भी टोटल चार्ज 28 कूलम, यहाँ भी टोटल चार्ज 28 कूलम, यहाँ भी टोटल चार्ज 28 कूलम। तीनों फिगर में 28 कूलम चार्ज है। तब जबकि सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट हैं उनका इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो रहा है। यहाँ पे 8 कूलम था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 कूलम हो गया है, बी का 20 था तो 10 हो गया है, सी का 0 था तो 10 हो चुका है। यानी सिस्टम के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका इंडिविजुअल चार्ज चेंज हो रहा है लेकिन उसका टोटल चार्ज चेंज नहीं हो रहा है। टोटल चार्ज आप देख सकते हैं 28 यानी टोटल चार्ज जो है कैसा है, कांस्टेंट है। लेकिन यह कब तक कांस्टेंट रह पाएगा, जब तक आप बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लाएं। आप याद कीजिए डी को जब ही हम इसके साथ लाकर किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ टच कराएंगे तो फिर हमारा जो टोटल चार्ज 28 कूलम है ये कांस्टेंट नहीं रह पाएगा। अगर बाहर से कोई भी ऑब्जेक्ट को सिस्टम के अंदर नहीं लाएं, बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं कराएं, तो हमारे सिस्टम का टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और जिस सिस्टम में बाहर से कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, बाहर कहने का मतलब कि सिस्टम के बाहर के किसी ऑब्जेक्ट का कोई इंटरेक्शन नहीं होता है, उस सिस्टम को आइसोलेटेड सिस्टम कहा जाता है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें कोई एक्सटर्नल इंटरेक्शन नहीं हो। यानी इस एग्जाम्पल से हम लोगों ने यही सीखा कि अगर सिस्टम आइसोलेटेड रखा जाए, यानी सिस्टम के बाहर से कोई इंटरफेरेंस नहीं हो, तो सिस्टम के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सारे ऑब्जेक्ट का इंडिविजुअल चार्ज तो चेंज हो सकता है लेकिन उसका नेट चार्ज, टोटल चार्ज कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। टोटल चार्ज कांस्टेंट रहेगा और इसी बात को कहा जाता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन भी लिख दिया है कि टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
अब ऊपर में जितना भी एग्जाम्पल मैंने देखा है उस एग्जाम्पल पे हम लोग एक बार फिर बारी बारी से ध्यान देंगे। आप देख सकते हैं सी का चार्ज 0 कूलाम है, यहाँ पे 10 कूलाम हो गया है। 0 कूलाम से इसका चार्ज 10 कूलाम हो गया। क्या इस पे चार्ज हमने क्रिएट किया है? नहीं, चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया है, बल्कि चार्ज इस पर ट्रांसफर हो गया है। आप यहाँ पे बी का चार्ज देख सकते हैं, फिगर 1 में 20 कूलाम है, लेकिन फिगर 2 में 10 कूलाम है। क्या इसके चार्ज को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है? नहीं, इसका चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि इसका चार्ज ट्रांसफर होकर दूसरे ऑब्जेक्ट पे चला गया है। यानी इस एग्जाम्पल से एक कंसेप्ट हम लोग और सीखेंगे कि चार्ज ट्रांसफरेबल है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे जा सकता है, लेकिन चार्ज को क्रिएट अथवा डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है। देखिए हम यहाँ पे स्टार पॉइंट आपका नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्टार पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिया है कि चार्ज इज ट्रांसफरेबल, जो कि हम लोग इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ चार्जिंग में भी सीखे थे। और उसी के साथ हमने लिखा है कि चार्जेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। दोस्तों अब हम लोग एग्जाम्पल पे बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि चार्ज के कंजर्वेशन का ओबे सभी न्यूक्लियर और केमिकल रिएक्शंस में होता है। तो यहाँ पे हम कुछ आयनिक रिएक्शन लिए हैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे। आप देख सकते हैं एल्युमिनियम एटम है, जो कि एल्युमिनियम आयन में चेंज हो गया और 3 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया? लॉस किया। आप देख सकते हैं रिएक्शन के पहले इसका टोटल चार्ज। आप जानते हैं कि एल्युमिनियम सिंबल जो है एक एटम को डिनोट करता है, एटम न्यूट्रल होता है, तो इसका टोटल चार्ज 0। और रिएक्शन के बाद भी आप इसका टोटल चार्ज देख सकते हैं, यहाँ पे एल पे +3 है और फिर यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन का -3, तो यहाँ भी 0। उसी तरह से कोलिन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करके कोलिन आयन में चेंज हो गया है। तो आप इसके रिएक्शन के तो आप रिएक्टेंट्स का भी नेट चार्ज देख सकते हैं। यहाँ पे 0 प्लस -1 ले रहे हैं हम लोग रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का, तो -1। और यहाँ पे रिएक्शन के बाद यानी रिजल्टेंट्स का नेट चार्ज -1, यानी जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज बाद में, कोई चार्ज में चेंज नहीं आया, नेट चार्ज कांस्टेंट रहा। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ फेनोमेना भी डिस्क्राइब करेंगे जिसमें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ओबे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यदि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस पे अगर गामा रे इंटरैक्ट करेगा, न्यूक्लियस के साथ किसी मैटर के साथ अगर गामा रे इंटरैक्ट करेगा, तो गामा रे न्यूक्लियस में एब्जॉर्ब हो जाएगा और एब्जॉर्ब होने के बाद 2 पार्टिकल प्रोड्यूस होगा। एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन और एक पार्टिकल प्रोड्यूस होगा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से तो आप परिचित हैं, पॉजिट्रॉन के बारे में मैं बता दूं कि पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है। जितना मास इलेक्ट्रॉन का होता है उतना ही मास पॉजिट्रॉन का होता है, लेकिन जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है ठीक उतना ही चार्ज पॉजिट्रॉन का होता है, लेकिन उसके अपोजिट। यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर -1 होता है तो पॉजिट्रॉन का +1 रिलेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे के एंटी पार्टिकल कहलाते हैं। पॉजिट्रॉन को एंटी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है या एंटी पार्टिकल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि इसका चार्ज ठीक इक्वल एंड अपोजिट है इलेक्ट्रॉन का, और मास भी उसके ठीक इक्वल है। अगर गामा रेडिएशन न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पैदा होता है। तो हम इसको देखिए रिएक्शन में लिखेंगे गामा इक्वल इलेक्ट्रॉन एंड प्लस पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है और ये यहाँ गामा रे फोटोन, फोटोन बोलते हैं एनर्जी का पैकेट। जैसे चार्ज का पैकेट आपने पढ़ा था, वैसे ही जब रेडिएशन चलता है तो उसमें एनर्जी का पैकेट जो होता है उसको फोटोन कहा जाता है, जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो एक गामा रे फोटोन जब न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस होता है, और इस फेनोमेना को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। मैं आपको दोस्तों बताऊं, आपने आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन के बारे में सुना होगा कि एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि आगे हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में। मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गामा क्या है, एक रेडिएशन है, एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पार्टिकल है। यानी हमने एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दिया? मैटर में। एनर्जी को मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया। इस तरह से यह आइंस्टीन के मास एनर्जी रिलेशन का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और इस फेनोमेना को कहा जाता है पेयर प्रोडक्शन। देखिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिख दिया है कि द प्रोसेस
इन विच ए गामा रे फोटोन इंटरैक्ट्स विथ मैटर। मैटर कहने का मतलब न्यूक्लियस। मैटर बना होता है एटम से, एटम के अंदर न्यूक्लियस है, तो जो मैटर के साथ इंटरैक्ट करेगा न्यूक्लियस के साथ, दोनों बात आप कह सकते हैं। एंड क्रिएट्स, जब गामा रे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्शन करता है तो क्या क्या क्रिएट करता है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए पॉजिट्रॉन, एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पेयर प्रोडक्शन। इस पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में भी आप देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ओबे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं गामा रे का नेट चार्ज यहाँ पे 0, यहाँ जो रिजल्टेंट्स हैं इनका भी आप नेट चार्ज देखेंगे तो -1 और +1 दोनों मिलके यहाँ भी 0, यानी पेयर प्रोडक्शन के फिनोमेना में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है ओबे होता है। दोस्तों इसका अपोजिट फिनोमेना भी पॉसिबल है। जैसे गामा रे से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हुए, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन कंबाइन करके एक दूसरे से कोलाइड होकर गामा रे फोटोन भी प्रोड्यूस करते हैं। तो देखिए उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन ये जब कोलाइड करते हैं तो यहाँ पे कोलिजन के बाद 2 फोटोन प्रोड्यूस होता है, इधर एक गामा रे फोटोन और एक गामा रे फोटोन और। तो इसका रिएक्शन हम लोग क्या लिख सकते हैं, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन इज इक्वल टू गामा प्लस गामा, 2 फोटोन प्रोड्यूस हो गया गामा फोटोन। इस रिएक्शन को कहा जाता है मैटर एनिहिलेशन, क्योंकि इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन जो कि पार्टिकल हैं, पार्टिकल यानी कि मैटर हैं, और ये पार्टिकल एक दूसरे से कोलाइड होकर एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दिए, एनिहिलेट हो गए और ये रेडिएशन में बदल गए। रेडिएशन में कोई मास नहीं होता है, यानी मास एनिहिलेट होकर एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, इसीलिए इस फिनोमेना को कहा जाता है मैटर एनिहिलेशन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डिफिनीशन भी लिख दिया है, द प्रोसेस in which an electron and a positron collide and destroy, destroy को ही annihilate बोलते हैं, an electron and a positron collide and destroy each other to produce energy। एनर्जी कहने का मतलब हुआ कि गामा रे, गामा रे एनर्जी है। यहाँ पे एनर्जी के ब्रैकेट में मैंने लिख भी दिया है कि 2 गामा रे फोटोन एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मैटर एनिहिलेशन। तो एक बार मैं फिर आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि गामा रे न्यूक्लियस के साथ इंटरेक्ट करके इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्रिएट कर रहा है तो इस फिनोमेना को पेयर प्रोडक्शन कहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन मिलकर अगर गामा रे प्रोड्यूस कर रहे हैं, गामा रे फोटोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इस फिनोमेना को मैटर एनिहिलेशन कहा जाएगा। आप इस मैटर एनिहिलेशन में भी देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो है यहाँ पर भी ओबे हो रहा है। यहाँ पे रिएक्टेंट्स का भी नेट चार्ज आप देख सकते हैं 0 है, और यहाँ पे रिजल्टेंट्स का भी नेट चार्ज 0 है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, लेकिन इस एग्जाम्पल से एक कंक्लूजन भी मैं आपको लास्ट में बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है कि चार्जेज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन अभी जो नीचे हम आपको एग्जाम्पल बताए हैं, इस एग्जाम्पल में आपने क्या देखा है, यहाँ पे गामा पे कोई चार्ज नहीं है, गामा एक एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो गया। उसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे वाले मैटर एनिहिलेशन वाले रिएक्शन में कि यहाँ पर दोनों पे चार्ज है, चार्ज खत्म होकर अब एनर्जी में बदल गया, चार्ज जो है डिस्ट्रॉय होकर एनर्जी में बदल गया। यानी चार्ज को हम लोग डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं और क्रिएट भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि कभी भी इंडिविजुअल चार्ज डिस्ट्रॉय या क्रिएट नहीं होगा। जब भी होगा तो पेयर में होगा, सेम अमाउंट में होगा और अपोजिट नेचर का चार्ज होगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे एक कंक्लूजन और लिखेंगे, चार्जेज कैन बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉयड इन इक्वल एंड अपोजिट पेयर्स। तो दोस्तों आज के वीडियो में यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।